हेलो गाइस, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल रिफा क्लासेस में। तो आज हम वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि 12 केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर है। अब इस चैप्टर की कुछ खासियत है जो कि मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है। लेंदी इन द सेंस कि इसमें नेम रिएक्शन ज़्यादा आ जाती हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ टेस्ट वगैरह रहते हैं। ऐसे तो लेंदी के साथ साथ इसमें जो रिएक्शंस रहती है ना, वो आपको मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपको एज अ फैक्ट याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक साथ तो मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती, तो हम धीरे धीरे इस चैप्टर के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को अनफोल्ड करेंगे। और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाए। तो आते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में, जो कि है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक्स, जो कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, क्योंकि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो स्पेसिफिक कंपाउंड बनता कैसे है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी करेंगे प्रिपरेशंस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, फिर उसकी कुछ केमिकल रिएक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर हम करेंगे अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर, देन उसके बाद प्रिपरेशन, उसके बाद उसकी रिएक्शंस। ठीक है, तो चलो अपनी फर्स्ट स्लाइड में आते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो शुरू करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आईयूपीएसी का लेक्चर लिया था ना, लास्ट वाला, अगर वो नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने 60 मिनट में कंप्लीट आईयूपीएसी पढ़ा दी है। उसमें मैंने जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चन ले सकती थी वो ली हैं, और हर एक चीज़ समझाई है, तो जाके देखो। तो उसमें जो मैंने फंक्शनल ग्रुप की जो लिस्ट बताई थी, उसमें सबसे पहले तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आता था। ठीक है, फिर उनके बाद उसी के फिर आता सल्फोनिक, और उसके बाद ये एल्डिहाइड कीटोन्स नीचे दिए रहते थे। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में देखोगे, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर मैं बता रही हूँ फिर भी, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन्स में देखोगे तो एल्डिहाइड प्रायोरिटी वाइज इसकी ज़्यादा रहती थी। एल्डिहाइड पहले आता था कीटोन से पहले, तो इसकी एफजी ज़्यादा होगी, तो हम इसको पहले प्रेफरेंस देंगे। जैसे कभी कभी किसी कंपाउंड में जो है एल्डिहाइड भी आ जाता है, कीटोन्स भी आ जाते हैं ना, तो तुम उसकी कार्बन चेन जब उसकी नंबरिंग करोगे या मेन चेन मानोगे, तो उसको मानोगे जहाँ पे एल्डिहाइड दिया होगा। ठीक है, कीटोन को तुम एज अ सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स मान लोगे। आई बात समझ में? तो एल्डिहाइड की शक्लो सूरत कैसी होती है देख लो। ऐसे तो देखो, एल्डिहाइड का क्या सीन रहता है, ये ना एक इट इज़ अ टर्मिनल ग्रुप, जो कार्बन चेन के ना सबसे लास्ट में आता है। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे CHO है, H है ना इधर, तो H तो कभी बीच में तो घुस नहीं सकता ना, सिंगल हमेशा ये एंड में ही आएगा, इसलिए इसे टर्मिनल ग्रुप बोलते हैं। और इसको ऐसे भी बोलते हैं, CHO भी, और ऐसे खुले में ऐसे। ठीक है, अब इसका एक सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है ये क्या है सिंपलेस्ट एल्डिहाइड? ये है HCHO, जिसका नाम है मेथिनल और फॉर्मेल्डिहाइड। मेथिनल भी कहते हैं और मोस्टली फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं, तो ये इसका सिंपलेस्ट कंपाउंड है। अब इसकी सफिक्स देख लेते हैं। इसकी सफिक्स क्या होती है? इसकी सफिक्स है अल और कार्बल्डिहाइड। अब अगर आपने वो आईयूपीएसी वो मेरा वीडियो नहीं देखा है, तो आपको ज़रूर डाउट आएगा कि आपने ये अल और कार्बल्डिहाइड क्यों लिखा है, और ये कार्बल्डिहाइड कब करना है। तो अब तो ना मोस्टली क्वेश्चन में कार्बल्डिहाइड करके ही पूछा जाता है, अल वल नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर ये पूछा जाता है। तो वो मैं एग्जांपल चलो अभी बता देती हूँ। जैसे किसी कार्बन चेन में, जैसे ये हो गए हमारा कंपाउंड, ठीक है, इससे डायरेक्ट CHO जुड़ा है, तो तुम नंबरिंग कहाँ से करोगे? तुम यहाँ से करोगे नंबरिंग यहाँ से करोगे या यहाँ से करोगे? तो अगर डायरेक्ट कार्बन ग्रुप किसी कंपाउंड से जुड़ा है और उसकी नंबरिंग में हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तब हम उसको कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। ठीक है, और इसकी पूरी लिस्ट मैंने उसी लेक्चर में दी हुई है याद करने को, तो वो लेक्चर देखो, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, समझ आ गया कार्बल्डिहाइड कब लगाएंगे। फिर इसकी प्रेफिक्स हम तब मानेंगे जब हमारे पास एल्डिहाइड से सीनियर ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इसकी प्रेफिक्स बन जाएगी ऑक्सो। ठीक है, आई बात समझ में? एग्जांपल कराएंगे अभी। अब आ जाओ कीटोन। तो एल्डिहाइड के समझ लिए, अब हम चलते हैं अपने कीटोन के। तो कीटोन का देखो क्या सीन है। कीटोन की शक्ल कुछ ऐसी होती है, और इसके सफिक्स के लिए हम यूज़ कर, देखो कीटोन को तो ये देख के तो समझ में आ रहा होगा ना कि कार्बन के कंपाउंड के हमेशा बीच में रहेगा, है ना। देखो ना, ये एंड में तो लग ही नहीं सकता, सिर्फ एल्डिहाइड ही लग सकता है ना, क्योंकि इसके लास्ट में H रहता है, कीटोन नहीं लग सकता। अब आते हैं हम अपने सफिक्स में। सफिक्स के लिए होता है ओन, और प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं हम कीटो और ऑक्सो। अब आपको ये भी डाउट होगा कि ये कीटो और ऑक्सो कब लगाते हैं। तो देखो, कीटो तब लगाएंगे जब किसी कार्बन चेन में वो जो कार्बन हम लेंगे वो काउंट हो रहा हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी डाउट है, तो
तुम ना मेरी IUPAC वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने अच्छे से बताया और साथ में एग्जाम्पल के साथ बताया। और अगर और ऑक्सो कब लगेंगे, ऑक्सो हम तब लगाएंगे जहाँ पे कार्बन काउंट नहीं हो रहा हो, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके सामने CH3CH2 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे क्या लिखा है ये देखो, लास्ट में क्या है, लास्ट में है हमारे पास एल्डिहाइड और बीच में हमारे पास है कीटोन। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कीटोन की प्रायोरिटी एल्डिहाइड से कम होती है, तो जो कीटोन वाला पार्ट है हम इसको लेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये क्योंकि जूनियर है तो ये एज अ प्रीफिक्स में ले लेंगे। और ये हमारे पास जो सीनियर भाई साहब, तो ये तो हमारे मेन कार्बन मेन ग्रुप रहेंगे। तो अब यहाँ से तुम अगर नंबरिंग करने पे आओगे तो नंबरिंग तुम कैसे करोगे, तुम नंबरिंग कहाँ से करोगे, तुम यहाँ से करोगे यहाँ से करोगे, अरे यार तुम यहीं से करोगे ना। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया। अब बताओ तुम कि 3 पे, अब देखो 3 पे ऑक्सो है ना, क्या है ये कीटोन ही है, ये कीटोन है ना। और कीटोन की हम क्या लगा देते प्रीफिक्स में, ऑक्सो लगी है क्या, वो सॉरी इरेज हो गया। हाँ, तो कीटोन की प्रीफिक्स में हम लगाते हैं ऑक्सो, तो यहाँ पे लगेगा 3 ऑक्सो। देन उसके बाद कितने कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो ये बन जाएगा मैथ एट प्रोप ब्यूट पेंट, लिखो पेंटेन। अब तो ई नहीं डालोगे क्योंकि आगे वॉवल आने वाला है, क्यों आने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से आएगा अल, तो पेंटेनल हो जाएगा, ठीक है। लो हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। थोड़ा अच्छा। अब आओ जो अपने एग्जाम्पल में, ये देखो ये NCERT के टेस्ट के एग्जाम्पल है। अब दूसरा ले लो, ये भी थोड़ा, इसमें मैं स्टार मार्क इसलिए क्यों किया, इसलिए क्या है क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट है और NCERT का है तो भाई हल्के में थोड़ी ले सकते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें 3 जगह एल्डिहाइड लगे हैं, तो तुम कार्बन नंबरिंग कहाँ से करोगे, तुम नंबरिंग इसकी क्या यहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे तो CHO बच रहा है। अब अगर तुम ऐसे करोगे तो भी एक CHO बच रहा है, तुम इधर से आओगे तो बच रहा है, इधर से आओ तो बच रहा, अगर तुम ऐसे सिर्फ लोगे तो बच रहा। तो तुम कहीं से भी कर लो एक CHO तो बढ़ेगा है, मतलब बचेगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे डील करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये मैंने लिया है। अगर इस तरह का आ जाए तो तुम भाई तीनों को छोड़ दो, एक नहीं तो कोई भी नहीं, ठीक है, तीनों को छोड़ दोगे तो यहाँ से नंबरिंग, अब नंबरिंग तुम यहीं से यहाँ से या फिर राइट से करो या लेफ्ट से करो, डजेंट मैटर, ठीक है। 1 2 3 3 कार्बन है। अब मैं बताती हूँ, अब देखो ये जो CHO है ये काउंट तो नहीं हो रहा ना, है ना, काउंट हो रहा है क्या, नहीं ना। तो अब जैसे कि IUPAC में बता रहे थे कि ये हम कार्बोल्डिहाइड कब लेते, तब लेते जब वो कार्बन काउंट ना हो रहा हो, है ना, ऐसा ही है ना। तो कार्बोल्डिहाइड हम तब लेते हैं जब कार्बन काउंट ना हो रहा हो। अब यहाँ पर तो 3 कार्बोल्डिहाइड हैं, मतलब 3 CHO हैं जो कि काउंट नहीं हो रहे हैं, तो हम इसको एज अ कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसकी, देखो कितने कार्बन है, मैं तक प्रोप है तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। अब कहाँ पे CHO लगे हैं, कार्बन 1 2 3, तो तीनों कार्बन पे CHO जोड़ा है, तो 1 2 3 3 1 2 3 और कितने हैं, तो ट्राई लिखेंगे। और इनके लिए मैंने क्या बताया था, कार्बोल्डिहाइड ना, क्योंकि कार्बन तो काउंट हो नहीं रहा तो कार्बोल्डिहाइड ही तो आएगा। लो हो गया, आ गई, बन गई इसकी IUPAC। चलो अब चलते हैं, अब हमने कि एल्डिहाइड और कीटोन की वो नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। और अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा समझना है, तो अब भाई यार IUPAC वाली वीडियो देख लो जाके, ठीक है, ठीक है। तो प्रिपरेशन पढ़ने से पहले ना एक और चीज़ पढ़ लो, क्योंकि NCERT में गिवन है इसलिए मैंने लिया है। अब जैसे कुछ किसी IUPAC के ना एक कॉमन नेम रहते हैं और वो एज अ कॉमन नेम ही यूज़ किए जाते हैं कन्वर्जन में, क्वेश्चंस में, रिएक्शन में, ठीक है। अब अगर तुम्हें उनके कॉमन नेम ही नहीं याद होगे तो तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नंबर्स तो गए ना तुम्हारे। इसलिए कुछ कॉमन नेम है जिनको एज इट इज़ याद करना होता है। अब जैसे कि आपके सामने है ये कीटोन के दोनों साइड अगर CH3CH3 लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बोलो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं ज़्यादा नहीं, चुपचाप याद कर लो जो भी कहते हैं इसको। अब अगर एक तरफ कीटोन की CH3 और दूसरी तरफ pH लग गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एसिटोफिनॉन, क्या, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन।
वहीं अगर दोनों तरफ कीटोन की पीएच पीएच लग गया तो वो हो जाएगा बेंजोफिनॉन। क्या हो जाएगा? बेंजोफिनॉन। ठीक है। और मतलब मुझे वो लिस्ट लेनी चाहिए थी एनसीईआरटी के फर्स्ट सेकंड पेज में, नोमेनक्लेचर के बाद है, एज अ मतलब इसी तरह की है उसके कॉमन नेम की। तो वो तुम पढ़ लेना, एनसीईआरटी तो तुम पढ़ते ही होगे और तुम्हारे पास बुक्स तो होंगी, तो तुम देख लेना और उसको ऐसे पढ़ के चले, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले वो ज़रूर एक बार रीड मार लेना। अब आते हैं हम अपनी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में। ठीक है, वो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। तो ऐसे तो हम इनके अलग अलग ही पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन ये ना कॉमन है। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल से ऑक्सीडेशन करने पे हम एल्डिहाइड भी बनाते हैं और कीटोन भी बनाते हैं। तो ये मेथड कॉमन है इन दोनों में, इसलिए इनको पहले लिया है, बाद में इनके स्पेसिफिक अलग अलग करते जाएंगे। ठीक है, तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो इसका रिएजेंट क्या होता है? एल्कोहल में हम क्या डालते हैं जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन हमको मिलता है, तो उसके हैं रिएजेंट ये कुछ खास, पीसीसी, पीडीसी, CrO3, ये होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, ये ना जैसे तुमने अल्कोहल उठाया, इनमें ये रिएजेंट्स डाले और उसके बाद ये तुम्हें एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करके दे देंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करते। ठीक है, आई बात समझ में? अब चलो एक एक करके समझते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्या बनता है। तो अगर तुमने 1 डिग्री लिया, उसमें ये रिएजेंट्स डाले, तो क्या बनेगा? तुम्हारे पास बनेगा एल्डिहाइड। देन अगर तुमने 2 डिग्री लिया और उसमें ये रिएजेंट्स डाले, तो तुम्हारे पास बनेगा कीटोन। ठीक है, बट अगर तुमने 3 डिग्री डाला तो घंटा कुछ नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि करोगे भी तो एलिमिनेशन हो जानी है ना, ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है तो एलिमिनेशन ही होगा ना। 3 डिग्री में ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बस इतना याद रखो। तो 3 डिग्री तो 3 डिग्री में कुछ नहीं बनता। सही बात, मतलब आई बात समझ में? अब करते हैं अपना प्रिपरेशन। तो अब हम आते हैं अपनी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की अलग अलग प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली हमारी फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, और इसकी एक इसको नेम रिएक्शन भी कहते हैं जिसका नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, रोजेनमुंड रिडक्शन। अब मुझे ये बताओ ये रिडक्शन क्यों लिखा है इसमें? क्यों? इसमें किसका रिडक्शन होता है? इसमें रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, मतलब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसको रोजेनमुंड रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब चलो, अब मुझे बताओ, अब रोजेनमुंड रिएक्शन से जो भी चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं और ये रिवीजन के पर्पज से देख रहा है, तो रोजेनमुंड रिडक्शन पढ़ते ही उसके पास रिएजेंट याद आ जाएगा। तो मुझे बताओ इसका रिएजेंट क्या होता है? इसका रिएजेंट होता है H2PdBaSO4। ठीक है, अब तुम अगर इसमें H2PdBaSO4 डालोगे, और एक बात याद रखना, यहाँ पे जो ये एलिमेंट है इसकी जगह तुम बेंजीन भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी ग्रुप आ सकता है। ठीक है, तो तुम जब एसाइल क्लोराइड में H2PdBaSO4 डालोगे तो क्या बनेगा? तुम्हारा बनेगा वो एल्डिहाइड। ठीक है, बेंजेल्डिहाइड। अब तुमने अगर यहाँ बेंजीन लिया होता तो यहाँ पे ये बेंजीन बन जाती। ठीक है, आई बात समझ में? तुम्हें बस क्या करना है, उस इसमें बस क्लोरीन हटाओ और हाइड्रोजन जोड़ दो, और कुछ नहीं करना। क्या करना है? रोजेनमुंड रिडक्शन में तुम क्लोरीन हटाओ और हाइड्रोजन जोड़ दो, बस इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए इसको रोजेनमुंड रिडक्शन भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अब आ जाओ नेक्स्ट में, ये क्या है? फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। ठीक है, अब इसका मुझे अब ये बता दो मुझे कि ये भी एक नेम रिएक्शन है और उसका नाम क्या है? साइनाइड से वैसे काफ़ी लोगों को याद आ रहा होगा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, लिख दे रही हूँ मैं इधर, स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, अब आ जाओ, साइनाइड है। अब इसका मुझे रिएजेंट बता दो, इसका साइनाइड का वो स्टेफन रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है? तुम साइनाइड में क्या डालोगे कि एल्डिहाइड बनेगा एंड में? तुम लोगे SnCl2 प्लस HCl। अब क्या बनेगा? अब यहाँ पे बनने वाला है तुम्हारा RC डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम बता दो। इसका नाम है इमाइन। ठीक है, अब इसकी तुम हाइड्रोलाइसिस करा दोगे। क्या? तुम इसमें डालो H2O, इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दी तो यहाँ से जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा? तुम्हारा एंड में बन जाएगा RCOH। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया तुम्हारा। बस चलो,
ये हो गई हमारी स्टेफन रिएक्शन। इसका रिएजेंट याद रखना, रोजेनमुंड का H2PD BSO4 और स्टेफन रिएक्शन का SnCl2 HCl। ठीक है, इसका ये क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, अरे मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका नाम इमाइन है, ये याद रखना। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वो क्या कहती है, अच्छा ये स्टेफन रिएक्शन के एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ी, एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखो हमें साइनाइड लेना है तो तुम क्या लोगे, कुछ एग्जाम्पल वो ईजी सा देख लेते हैं। CH3CN ले लें, चलो ठीक है, CH3CN ले लिया। इसमें डालेंगे हम क्या, स्टेफन रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे। स्टेफन रिएक्शन का रिएजेंट होता है SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, तो क्या बना तुम्हारा बन गया साइनाइड, CN हट जाता है, साइनाइड हट जाता है और CH3CHO बन जाता है, जो कि क्या कहलाता है, ये हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, अब एक नोट देखो कि एक रिएजेंट होता है डिबाल H। अब चूंकि ये रिएजेंट है तो कुछ कन्वर्ट ही करेगा ना। ठीक है, अब डिबाल H का ये काफ़ी जगह पढ़ने मिलेगा क्योंकि ये रिएजेंट काफ़ी मशहूर है। अब इसका तुम मुझे फुल फॉर्म बताओ। इसका फुल फॉर्म होता है आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब ये करता क्या है, अब जैसे तुमने ये प्रीवियस रिएक्शन में देखा था ना कि स्टेफन रिएक्शन में साइनाइड में हमने SnCl2 और HCl डालने पे हमें एल्डिहाइड मिल तो रहा है, लेकिन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। इसके बीच में पहले इमाइन बन रहा है, देन उसके बाद बॉन्ड ब्रेक होगा, देन उसके बाद एल्डिहाइड बन रहा है। इसी तरह एसिल क्लोराइड में भी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये डिबाल H डालोगे ना जब तुम, तो तुम्हारे पास या तो तुम देखो डिबाल H डालोगे तो डायरेक्ट तुम्हारे पास एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, RCN मतलब साइनाइड में डिबाल H डालोगे तो तुमको एल्डिहाइड मिलना है, और तुम अगर इस्टर में डिबाल H डालोगे तो तुम्हें एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं देखो डायरेक्ट तुम जो है, तुम्हें पता है कि डिबाल H डालने से साइनाइड से RCHO मिलेगा, तो तुम डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, बस इतना याद रखो, RCHO। इसी तरह एस्टर में तुम जब डिबाल H डालोगे तो तुम्हें भी साइनाइड डायरेक्ट वो एल्डिहाइड डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे पॉइंट बना के लिख लेना कि जब हमें क्वेश्चन में आ जाता है ना, जैसे कभी कभी कन्वर्जन में बीच बीच में हमें दिया रहता है, तो हम आप पे याद रख लेना कि क्या पॉइंट बना के अपनी शॉर्ट नोट्स में बना लो कि एस्टर से जब हमें एल्डिहाइड पे जाना हो, ठीक है, या फिर हमें साइनाइड से एल्डिहाइड में जाना हो, तो उसके लिए रिएजेंट में हम लेंगे क्या, हम लेंगे डिबाल H। ठीक है, ठीक है, ऐसे पॉइंट बना के कहीं पे भी लिख लेना ताकि याद रहे। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि आपके सामने ये दिया है। तो अब तुम्हें पता है डिबाल H डालने से, तो एस्टर में जब तुम डिबाल H डालोगे तो एट द एंड तुमको एल्डिहाइड ही मिलना है। तो एक काम करो ना, हमें जब एल्डिहाइड ही मिलेगा ये डालने से, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ही, तो हम ये वाला ग्रुप उड़ा देंगे और यहाँ पे H जोड़ देंगे, मिल गया हमारा एल्डिहाइड, है ना। कन्वर्जन में ऐसे ही दिमाग तो लगा के करते हैं। ठीक है, लो हो गया हमारे पास, पूरा ग्रुप उड़ा दो और हाइड्रोजन जोड़ दो, हमारी एल्डिहाइड मिल गई। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अगला पॉइंट क्या है, C फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब इस रिएक्शन का नाम बता दो। ये देख के जिसने भी ये चैप्टर पहले पढ़ा या नेम रिएक्शन याद है उसको, तो उसको पता चल जाएगा ये कौन सी रिएक्शन है। टॉलुइन भी है, CrO2Cl2 भी है, बताओ क्या होगा ये है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, क्या है, इटार्ड रिएक्शन। तो अब इसका मुझे अब बताओ, टॉलुइन में अगर तुम CrO2Cl2 डालोगे तो देखो ये CrO2Cl2 क्या है, ये क्रोमियम सॉल्ट। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ये क्रोमियम सॉल्ट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब तुम इसमें डालोगे क्या, CS2, तो आगे क्या ये कन्वर्ट करेगा, टॉलुइन में CrO2Cl2 और CS2 डालोगे तो तुम्हें मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है, जिसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। चलो अब अगला पॉइंट क्या है, अब देखो जैसे देखो तुमने यहाँ पे टॉलुइन से तुमने एल्डिहाइड बना लिया। अब कहीं पे तुम्हें कन्वर्जन में अगर आ गया कि आप हमको बेंजीन से जो है एल्डिहाइड बना के दिखाई, तो तुम क्या दिमाग लगाओगे, तुमने तो जो है इटार्ड रिएक्शन में जो है टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड पढ़ा था। अब क्वेश्चन में आ गया कि बेंजीन से जो है हमको बेंजल्डिहाइड बना के दिखाई, तो तुम क्या करोगे,
तुम पहले लोगे बेंजीन और उसकी कराओगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराओगे, देन उसके बाद वो टॉलिन बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये तुम इटार्ड रिएक्शन का सेम यही वो रिएजेंट डालोगे और तुम्हें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन में हम एक दूसरे से सब चीज़ें कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि क्या है ये बताओ। बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। हम टॉलुइन में सबसे पहले क्या रिएजेंट लेते हैं, टॉलुइन में हम डालते हैं Cl2H, ठीक है। क्या बना हमारे पास बन गया CHCl2, ठीक है। अब इसको कहते क्या है मुझे अच्छा ये भी बता दो, CHCl2 को क्या बोलते हैं, मतलब तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजल क्लोराइड, ठीक है, याद रखना। बेंजल क्लोराइड की कुछ शक्ल ऐसी रहती है। अच्छा एक और चीज़, ऐसी एक कॉमन नेम एक और है, क्या है वो, बेंजाइल क्लोराइड। तो इन दोनों में ना काफ़ी डाउट रहता है कि अच्छा इसको बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं या इसको बेंजाइल बोलते हैं। तो एक बार बता दूं कि बेंजाइल वाला कैसा दिखता है। बेंजाइल वाला दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं बेंजाइल। तो ये चीज़ ध्यान पे रखना, चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। कई बार ना क्वेश्चन में हम मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये बेंजल है और ये बेंजाइल है, ठीक है। तो याद रखना। अब हमने Cl2 और H डाला तो हमें मिलना बेंजल क्लोराइड। अब हम इसमें H2 इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, क्या हमने करा दी इसकी हाइड्रोलिसिस। तो हमें मिल गया, क्या मिल गया। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि आपने 2 Cl क्यों लगाए, एक Cl में भी तो कर देते। तो हमारे पास जब हम H2 डालेंगे ना तो 2 OH जुड़ेंगे और 2 OH कभी भी साथ में स्टेबल नहीं होते। एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल हो ही नहीं सकते, इसलिए हमने 2 क्लोरीन लगाई है ताकि एक OH निकल जाएगा पानी के साथ, है ना। तो अब तुमने H2 डाला तो क्या बना, तुम्हारा बन गया तुम्हारा बनेगा अब एल्डिहाइड। लो हो गया। अब अच्छा एक और इनके बीच क्या हुआ मैकेनिज्म इधर देख लेते हैं इसका। तुमने जब CHCl2 में H2 डाला तो क्या होगा इधर पे, यहाँ पे तुमने जब CHCl2 में पानी डाला तो यहाँ पे 2 OH आके जुड़ गए। अब चूँकि मैंने बताया अभी कि 2 H एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होते, तो क्या ये अपनी कुर्बानी दे देगा, है ना। कुर्बानी दी और लो हमारा एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा होता है। अब चूँकि इतना डीप में घुसने की रिक्वायरमेंट नहीं होती बोर्ड में, तो इसलिए ऊपर पर से ही देख लो, ठीक है। चलो ये रिएक्शन होगी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। सबके रिएजेंट याद करते चलना, ठीक है। अगली हमारी गैटरमैन कोच रिएक्शन। ये भाई देखो ये है सिंगल स्टेप रिएक्शन और साथ ही इसके ये भी है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अब ये सिंगल स्टेप है तो अब इसका मुझे तुम रिएजेंट बताओ इसका बेंजीन में क्या डालेंगे हमें एल्डिहाइड डायरेक्ट मिल जाए। तुम डालोगे कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में HCl और साथ में क्या एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। या फिर तुम CuCl भी ले लो, इन दोनों में से कुछ भी। तो तुम्हारे पास तुम्हें मिल जाएगा CHO एल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड मिल गया तुम्हें। चलो हो गया। अब हमने जो है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ ली है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में। अब हमने अपनी एल्डिहाइड की प्रिपरेशंस पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन्स ओनली, ठीक है। तो पहला क्या है, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पहले लेते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट और उसमें डालते हैं CdCl2। ये क्या है, ये है कैडमियम क्लोराइड का, ये कैडमियम क्लोरीन का सॉल्ट है, ठीक है। जब हम ग्रिग्नार रिएजेंट में ये डालेंगे तो क्या बनेगा हमारा बनता है R2CD, मतलब डाई एल्काइल कैडमियम। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई एल्काइल कैडमियम। ये एक रिएजेंट है, ठीक है। क्या है ये है एक रिएजेंट। हमने पहले रिएजेंट बनाया। अब हम क्या करेंगे एसाइल क्लोराइड में, जो कि आपके सामने ये है एसाइल क्लोराइड में। अब हम यही सेम रिएजेंट जो हमने यहाँ पे R2CD बनाया है इसको डालेंगे इधर। R की जगह मतलब R2CD डाला हमने इधर। तो जब हम एसाइल क्लोराइड में R2CD डालेंगे डाई एल्काइल कैडमियम, तो हमारे पास मिलेगा हमको कीटोन। क्या बना यहाँ पे, हमारा बन गया कीटोन, ठीक है। अब एक एग्जांपल कर लें इसका।
जैसे कि हमने एक एग्जांपल एसाइल क्लोराइड का एक ले लो। जैसे हम यहाँ पे लेंगे CH3 C ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम रेजेंट क्या था हमारा R2CD ना, तो यहाँ पे हम R की जगह लेंगे इथेन। ठीक है। अब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कीटोन। तो कीटोन कैसा दिखता है, CH3C डबल बॉन्ड और क्लोरीन हटा के ये चीज़ जोड़ देंगे बस, CH2 CH3, यही तो ET, इसी को तो ET कहते हैं ना। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया प्यारा प्यारा कीटोन। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रॉम एसाइल क्लोराइड से कीटोन बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाली क्या है, तो अब हम अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो कि फ्रॉम नाइट्राइल। अब नाइट्राइल में क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं साइनाइड और साइनाइड की रिएक्शन कराते हैं RMgX, जो कि क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जब तुम इसकी साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे तो ये जो R है ये एक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस पर अटैक करेगा। तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पे इमाइन। और फिर इमाइन की जब तुम हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिलेगा कीटोन। तुम्हारा ये क्या हुआ, ये तुम्हारा हुआ कीटोन। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि साइनाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, तो हाँ चलो एक काम करते हैं, ये वाला लेते हैं। जैसे कि CH3 CH2 CN हमने लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन तुमने कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जो कि है C6H5 MgBr। ठीक है, अब ये जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तो उसमें साइनाइड में अटैक करेगा। तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा हम डायरेक्ट जो है कीटोन लिख देते हैं एंड में। ठीक है, CH3 CH2, जो कि ये पार्ट था यहाँ पे जाके अटैक करेगा ना, तो C डबल बॉन्ड N MgBr, यहाँ पे C6H3। ठीक है, आ गया समझ में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये जाके सीधे कार्बन पे अटैक कर देगा। तो ये हमारी हो गई फ्रॉम नाइट्राइल से हमारा कीटोन बनने का मेथड। अब हम आते हैं फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। अब ये इसकी शक्ल व सूरत देख के तो पता ही चल रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो साफ साफ ये इसका रिएजेंट भी दिख रहा है। तो इसको कौन सी रिएक्शन करते हैं, 11th में पढ़ते आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फीडल-काफ एसाइलेशन। ठीक है, अब या तो तुम या तो AR ले लो या R ले लो, इनमें से कोई भी एक ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब तुम बेंजीन की रिएक्शन इससे कराओगी तो ये तो प्लस पे होता है, तो ये जाके इस पे बेंजीन पे अटैक कर देता है और डायरेक्ट इससे अटैच हो जाता है और हमारा कीटोन बना देता है। बहुत ईजी है, जस्ट बस समझ लो हमें कीटोन बनाना है। तो अगर बेंजीन से फीडल-काफ एसाइलेशन करानी है तो तुम्हें एनहाइड्रस AlCl3 डालना पड़ेगा और एंड में तुम्हें कीटोन मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक एग्जांपल इसका करके दिखाते हैं। एक एग्जांपल ले लो, बेंजीन। पहले तो बेंजीन लेंगे जो कि कंपलसरी है, हमने लिया बेंजीन। इसमें डाला हमने CH3CCl। अब सेम रिएजेंट लेंगे हम अपना एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो तुम्हारे पास तुम्हें क्या मिला, तुम्हें मिलेगा तुम्हारा एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन ही तो है, एक तरफ PH और एक तरफ CH3। अभी जनरल कॉमन नेम जब पढ़ा रहे तो उसमें सेम यही एग्जांपल तो दिखा रहे थे, है ना। तो तुम्हारा एग्जांपल हो गया। अब ये इसको तुम फीडल का एसाइलेशन एज अ रिएक्शन करके लिख लेना, ये एग्जांपल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि बहुत ही थ्योरी हो गई ना। तो अब चलो कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, मैंने NCERT के लिए थे। तो पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल में जाते हैं हम, तो उसके लिए क्या रिएजेंट लगता है बताओ। हेक्सेन 1 ऑल से जब हम हेक्सेनल बनाएंगे तो उसके लिए क्या रिएजेंट यूज होगा, हमने पढ़ा था ना प्रिपरेशन में, जब अल्कोहल के वो रिएक्शंस पढ़ रहे थे उसमें एल्डिहाइड कीटोन के लिए सेम रिएजेंट्स लगते थे, है ना। तो इसमें क्या लगेगा, क्या थे वो 3 रिएजेंट्स, PCC PDC CrO3। ये तीनों सेम है और एक ही काम करते हैं ना।
तो हम पीसीसी लिखो या पीडीसी लिखो, है ना, काम तो एक ही करेंगे, तो हमने लिख दिया पीसीसी। अब इसी तरह ये हेक्सेनल है, टू है साइक्लोहेक्सेनॉन, तो इसमें भी वही लगेगा पीसीसी, ठीक है। अब तीसरे में आ जाओ, ब्यूट-2-ईन टू एथेनल, मतलब एल्कीन से ये एल्डिहाइड बता रहा है ना, एल्कीन से एल्डिहाइड में जाने के लिए, ईन से अल में। तो अब आपने तो हमको एल्कीन से बताया ही नहीं, है ना, मैंने नहीं बताया ना, मैंने तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया था, इसमें स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम एल्कीन से एल्डिहाइड पे जाएंगे, तो हमें क्या दिया गया था, हमें ब्यूट-2-ईन दिया था ना, ब्यूट-2-ईन, तो हम पहले ब्यूट-2-ईन बना लेंगे, CH3H CH3H, तो ये हमारे पास हमारा बन गया एल्कीन। और हमें जाना है इथेनल में, है ना, तो हम इथेनल छोड़, अच्छा पहले हम ये बताओ कि अब एल्कीन से एल्डिहाइड पे जाना है तो उसके लिए ज़रूरी सामान क्या होता है हमारे पास। ये जो कराने वाली हूँ, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अगर ये आप रिवीजन के उसे देखो तो आपको पता होगा, ये कहलाता है ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस का ज़रूरी सामान क्या होता है, हमारा ओजोनोलिसिस का ज़रूरी सामान होता है O3, और रिएजेंट में हम यूज़ करते हैं जिंक, क्योंकि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब हमने O3 और जिंक डाला तो क्या बना, हमारा बन गया इथेनल। तो बना दो इथेनल, क्या जा रहा है, बनाओ। जो बन गया हमारा इथेनल, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि यहाँ से जब O3 और जिंक डालेंगे तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, तो जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो वो हमारा बॉन्ड तोड़ देगा और साथ में ऑक्सीजन जोड़ देगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब जब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा ये टॉर्लिन की शक्ल का दिख रहा होगा, रेजेंट समझ के तो समझ में आ गया होगा ना, ये टार्ट रिएक्शन वाला है। तो लेकिन अब तुम्हें एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे तो NO2 है, इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, NO2 को NO2 पे ही पड़ा रहेंगे। तो देखो जो रिलेवेंट ग्रुप होता है ना उसको देखो, बाकी सब पे ध्यान मत दो। अब तुम्हारे पास ये टॉलुइन है ना, इस पे ध्यान दो, रेजेंट भी उसका है ना। तो जब टॉलुइन पे ही रेजेंट डालते थे तो क्या बनता था, एल्डिहाइड बनता था ना, तो एल्डिहाइड बना दो एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा इधर, CHO, लो बन गया हमारा। लेकिन हम ये NO2 का क्या करेंगे, NO2 का क्या करना है, कुछ नहीं करना, जहाँ था वही पड़ा रहने दो, है ना, हम क्यों छेड़छाड़ करें भाई, वो तो पहले ही से उस पोजीशन पे बन के आया था ना, तो हम क्यों हटाएंगे उसको। लो हमारा ये हो गया, ठीक है। बस ये ओजोनोलिसिस पे थोड़ा ध्यान दे लेना, कई दफ़ा जो है क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्या, चलो अब आते हैं अपनी केमिकल रिएक्शन, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। पहले क्या है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, ये तो हेलो एल्किन और हेलो एल्किन्स में पढ़ा होगा ना, है ना। तो चलो अब अगर हम, अब देखो जैसे कि आपके सामने ये है, एक सेकेंड, ये क्या है, ये है हमारे पास हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ तुम रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, ये जो चीज़ है न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव में है ना, ये यहाँ पे आके अटैक कर देगी, ठीक है। अब चूंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, तो ये जब यहाँ पे अटैक करेगी तो क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जाके अटैच हो जाएगा, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया, और ये है sp3 पे, ये sp2 पे है, और ये हमारा ये है sp3 पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल चुपचाप ऐड हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, नाम ही देखो ना, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, तुम sp2 हाइब्रिडाइज पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करोगे तो वो चुपचाप उस पर ऐड हो जाएगा। और ये sp2 था, है ना, ये क्या था, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब इसमें तुम जब H2O पानी डालोगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया हाइड्रोक्सिन कंपाउंड, ठीक है। हमारा क्या बन गया, ये हाइड्रोक्सिन कंपाउंड, O था ना, यहाँ से पानी जुड़ गया, लो OH बन गया, ठीक है। अब इसी के साथ हम कुछ एग्जांपल करते हैं न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन के, जिनमें से पहला एग्जांपल है हमारा एडिशन ऑफ HCN, ठीक है। अब अगर तुम एल्डिहाइड में साइनाइड डालोगे, अच्छा एक और बात, अब आपको डाउट हो रहा होगा कि एडिशन ऑफ HCN में साइनाइड में हमने एल्डिहाइड क्यों लिया, हम तो कीटोन भी ले सकते थे ना। हमने कीटोन इसलिए नहीं लिया क्योंकि कीटोन का क्या है, कीटोन ऐसा रहता है ना, है ना, और एल्डिहाइड क्या रहता है, एल्डिहाइड ऐसा रहता है H। तो यहाँ पे आर का स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा या एच का, आर का ना, आर का ज़्यादा होगा, जिस वजह से रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहीं पे तो रिएक्शन हमारी इजीली होगी, वहीं पे तो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। यहाँ न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक एल का वो आर लगा हुआ है, हाइड्रोजन का स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये रिएक्शन ज़्यादा इजीली हो जाती है, इसलिए हम कीटोन को नहीं लेते, हम लेते हैं एल्डिहाइड को। आई बात समझ में। तो जब हम एल्डिहाइड में साइनाइड का अटैक, वो साइनाइड के साथ अटैक करवाएंगे तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और हमारे पास ये साइनाइड चुपचाप ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड हुआ, अब इसके बाद तुम जब इसका मुंह धुला दोगे तो ये हाइड्रोक्सिन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
आगे बात समझ में। अब इसी तरह एक दूसरा ले लो, एडिशन ऑफ NaHSO4। ये क्या है? ये है हमारा सोडियम बाईसल्फेट, ठीक है, NaHSO3। अब इसमें तुम जब एल्डिहाइड में HSO3 - की अटैक करवाओगे तो यहाँ पे ये अटैक करेगा और इसके साथ चुपचाप ये डबल बॉन्ड पे एक OH जुड़ जाएगा, क्योंकि ये मैंने पानी डाल के ही बनाया, ठीक है। एंड में जब तुम पानी डालोगे तो वो OH में तो वैसे ही बदल जाना है, और ये जो HSO3 है ये यहाँ पे मतलब ऐड हो जाएगा। SO यहाँ पे क्या है, यहाँ पे HSO3 है ना, तो यहाँ पे OSO2H हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब एक और बात मैं बता दूँ, अच्छा चलो वो रिएक्शन में बताएंगे। अच्छा हाँ, इस मेथड की एडिशन ऑफ NaHSO4 की ना एक खास बात होती है। क्या? इसका यूज़ हम क्या करते हैं, सोडियम बाईसल्फेट को जब हम किसी मिक्सचर में ऐड करते हैं तो वो क्यों करते हैं, वो इसलिए क्योंकि मिक्सचर में, जब किसी मिक्सचर में एल्डिहाइड है, ठीक है, और एल्डिहाइड के साथ ही अदर एलिमेंट भी है। क्या है? अदर एलिमेंट। अब तुम्हें तो पता है कि भाई एल्डिहाइड और हमें एल्डिहाइड ही हमारे लिए रिलेवेंट है और ये अदर एलिमेंट हमको नहीं चाहिए, तो तुम उस अनवांटेड एलिमेंट को हटाने के लिए इसके साथ ये NaHSO3 सोडियम बाईसल्फेट की रिएक्शन करवा दोगे और तुम्हें तुम्हारा प्यूरिफाइड एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है। आई बात समझ में, इसलिए ये थोड़ा सा कुछ इससे मतलब ये एडिशन ऑफ साइनाइड से थोड़ा सा खास है, तो इसकी बात याद रखना। मैं लिख देती हूँ, काम करती हूँ यहाँ पे, ताकि जब PDF में तो वैसे मैं दे ही दूँगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़ इन प्यूरिफिकेशन, ठीक है, प्यूरिफिकेशन। आई बात समझ में। चलो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि क्या है, चलो ये क्या है अगला, सी क्या है, सी हमारा है, सी एग्जाम्पल एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लेते हैं कीटोन। क्यों? क्योंकि तुम एल्डिहाइड होगा तो तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमने कीटोन लिया है इसलिए हमारे पास क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। 3 डिग्री भी बनता है या 2 डिग्री बनता है, लेकिन अगर एल्डिहाइड यहाँ पर लेते, इन केस अगर यहाँ पे एल्डिहाइड होता तो यहाँ पर तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल बनता, ये याद रखना, पॉइंटर बना के लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास कीटोन है तभी हमारे पास ये 3 डिग्री अल्कोहल मिला है हमको। अब जब कीटोन की हम कीटोन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाएंगे तो ये बॉन्ड इस पे कोई पानी देगा और ये यहाँ पे अटैक कर लेगा। आई बात समझ में, ये नेगेटिव में था, ये अटैक करेगा और साथ में OH CH3 चुपचाप इससे ऐड हो जाएगा, और जब हम इसको पानी पिला देंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। आई बात समझ में। अब हम आते हैं एडिशन ऑफ, ठीक है, तो अब आ जाओ हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो कि है एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें हम क्या कहते हैं, हम जो है एल्डिहाइड में अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाते हैं। तुम एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने एल्डिहाइड लेके दिखाया है, एग्जाम्पल दिया है, इसके बाद उसमें मैंने कीटोन लिया, तो हम अभी इसकी बात करेंगे। तो जब हम एल्डिहाइड में अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो ये यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और ROH डायरेक्ट जाके न्यूक्लियोफाइल एज अ अटैक करता है, फिर ये ROH अल्कोहल इसमें ऐड हो जाता है, फिर हम इसको जब पानी पिला देते हैं तो ये हेमी एसिटल में बदल जाता है। अब हेमी एसिटल क्या होता है, हेमी मतलब एक तरफ H और एक तरफ OH, ठीक है। अब ये हेमी एसिटल भी ना एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता, इस वजह से हम दोबारा इसमें जब अल्कोहल मतलब डालते हैं तो ये कीट एसिटल में बदल जाता है। जब हम दोबारा इसमें अल्कोहल डालेंगे तो ये वापस से एसिटल में मतलब फिर से एक एसिटल बना देता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। आई बात समझ में। तो एक और चीज़ मैं बता दूँ, इधर लिख देती हूँ कि जब हम एल्डिहाइड लेंगे तो हमारे पास बनेगा एसिटल, ठीक है, पर जब हम कीटोन लेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, कीटल। ये चीज़ रखना, जैसे एग्जाम कभी क्वेश्चन में आपको कीटोन से पूछ लिया तो तुम बना पाओ। अब एग्जाम्पल कर लें, अब देखो मैंने बताया था ना अभी कीटोन लेंगे तो ये हमारे पास, ये आगे हमारे पास कीटोन, ठीक है। अब जब तुम कीटोन की रिएक्शन करवाओगे, अब देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना, वापस कीटोन में बदल जा सकता है। तो जब इसमें तुम इथाइलिन ग्लाइकोल डालोगे, ये क्या है, ये तुम्हारा है ये इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, और बेसिक मीडियम में तुम जब इथाइलिन ग्लाइकोल डालोगे तो ये तुम्हारा बदल जाएगा कीटल में, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये है कीटल। आई बस समझ में, इसको लिख लो कीटल, ठीक है, बस ये पॉइंटर बना के ज़रूर लिख लेना अपने नोट्स में। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में। ये क्या कह रही है, इसमें है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम लेते हैं, इसमें तुमने लिया कीटोन,
कीटोन में डाला तुमने H2NZ। अब ये डाउट तो ज़रूर आएगा ना कि ये Z क्या है, अमोनिया तो दिख रहा है, अमोनिया के साथ ये Z क्या है। अब देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और Z की जगह कुछ भी डालोगे तो डिफरेंट टाइप का न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जो कि इस पर अटैक करेगा तो एक डिफरेंट टाइप का न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब Z के लिए आपकी NCERT में ये दी गई है कि Z में तुम H लोगे तो अमोनिया बनेगा और साथ में प्रोडक्ट बनेगा इमाइन। अगर तुम R लोगे तो अमाइन बनेगा और ये सब्स्टिट्यूटेंट बेस पे इमीन बनेगा। अगर तुम OH लोगे तो हाइड्रोक्सिलमाइन बनेगा और ऑक्साइन बनेगा, ठीक है। ये लिस्ट के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये NCERT में दी थी इसलिए मैंने ले ली, ठीक है। Z की जगह ये हो सकते हैं। आए बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब है हमारा क्या, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, ठीक है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अब एल्डिहाइड कीटोन को ना हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं। इसमें क्या, एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, एक क्लिम्सन रिडक्शन और एक है ये वुल्फ किश्नर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। चलो सही है। तो जब तुम इसमें देन HgHCl डालोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, तुम्हारा ये हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट बन जाएगा, साथ में H2O। इसी साथ तुम अगर NH2 KOH ग्लाइकोल डालोगे जो कि हाइड्रोजीन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हाइड्रोजीन के साथ तुम KOH और ग्लाइकोल डालोगे तो तुम्हारे पास सेम कंपाउंड बनेगा जो कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। आई बात समझ में? ये याद रखना कि इसको बोलते हैं, इसका नाम है वुल्फ किश्नर और इसको बोलते हैं क्लेम्सन, और इन दोनों के रिएजेंट रखना, काम दोनों सेम ही करते हैं, ठीक है। बस अगर ZnHgHCl डालोगे तो साथ में पानी बनेगा, और तुम अगर हाइड्रोजीन और KH ग्लाइकोल डालोगे तो सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा। अब आ जाओ हमारे ऑक्सीडेशन। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो कि है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का देख लो। जब तुम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाते हो तो तुम्हारे पास डायरेक्ट बन जाता है एल्डिहाइड बिना किसी बीच के रिएक्शन के। कैसे, ये क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और उसमें हम ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट डालते हैं कि डायरेक्ट हमें एसिड मिलता है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ऐसे कौन से ये रिएजेंट होते हैं जो कि आप स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ऐसा बता रही हो, वो क्या होते हैं? वो होते हैं, पहला हमारा होता है KMnO4, दूसरा होता है K2Cr27 और तीसरा होता है जॉन रिएजेंट जिसको हम क्रोमिक एसिड के नाम से भी बोलते हैं, और इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये H2CrO4, ठीक है। ये याद रखना, ऐसा पॉइंटर बना के लिख लेना, चाहो तो क्रोमिक एसिड भी लिख लेना, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमने कीटोन लिया। अब तुम जब कीटोन में ये रिएजेंट डालोगे तो तुम्हारे पास डायरेक्ट ये एसिड मिल जाएगा एसिड के साथ। अच्छा हाँ, एक और बात, जब इसकी रिएक्शन तुम यहाँ से करवाओगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, यहाँ से बना एसिड और यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारे पास OH जो इधर आ जाता है, ठीक है। आई बस समझ में? अब कीटोन का ऑक्सीडेशन ना इजीली नहीं होता वैसे तो, ठीक है। ये तो वो आपको मिलेगा नहीं ज़्यादातर, क्योंकि ये कीटोन है ना, और ये कीटोन का ये हमने ऑक्सीडेशन करवाया है, ये इजीली मेथड की भी आपको लग रही होगी रिएक्शन, लेकिन ये इजीली नहीं होती, इसलिए ये शायद ही आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है भाई, कितनी बची इतनी, ठीक है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है ये। अब आ जाओ मेरी फेवरेट चीज़ पे इस चैप्टर के, जो कि है मेरा मतलब वो टॉलेंट टेस्ट वगैरह वगैरह। अब देखो ये टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों है, ये क्या है, ये किस लिए होते हैं और क्या यूज़ है इनका, पहले तो वो समझो। ये टेस्ट, अब जैसे किसी लिक्विड में हमारे पास एल्डिहाइड पड़ा है, कीटोन पड़ा है, ठीक है। अब तुमको कैसे पता कि वो एल्डिहाइड है या तुम्हें कैसे पता वो कीटोन है? हाँ, तो जब तुम उनके साथ ये टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट कराते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो है क्या, ठीक है। और एक और बात रखना कि टॉलेंट टेस्ट और ये फेलिंग टेस्ट सिर्फ ये एल्डिहाइड के लिए होते हैं, ये एल्डिहाइड में ही पॉजिटिव रिव्यू देते हैं, और कीटोन के लिए ये नहीं कर पाते, ठीक है। कीटोन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कीटोन के लिए हमारे पास ये आइडोफॉर्म टेस्ट आता है, ठीक है। आई वो समझ लो, चलो एक एक करके समझते हैं। जब तुम एल्डिहाइड में
ये हमारा एल्डिहाइड है। जब तुम एल्डिहाइड में अमोनिकल सिल्वर डालोगे, ये देखो ये अमोनिकल सिल्वर होता है, ठीक है, इसको देख लो। जब तुम एल्डिहाइड में अमोनिकल सिल्वर डालोगे तो तुम्हारे पास एसिड मिल जाएगा, ठीक है, ओनली एल्डिहाइड के लिए ये। और टॉलिन टेस्ट को एक और चीज़ कहते हैं, वो मैं लिख दूँ इधर। टॉलिन टेस्ट को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट 12th में लैब में ये टेस्ट करवाते हैं कि जब टेस्ट होता है, मतलब कई बच्चों को लेकर जा रहे थे, मतलब जब मैं थी तो कई बच्चों को लेकर गए थे और बोल रहे थे कि दिखा सिल्वर सिल्वर कुछ लास्ट में दिखता है नीचे, तो वो दिखता है नहीं, बस सब बोल रहे थे हाँ दिख गया, तो लो हो गया तुम्हारा सिल्वर मिरर टेस्ट। बाकी तो सब फॉर्मेलिटी होती है स्कूल में, ठीक है। बाकी अगर आपके लैब में दिखे तो होगा शायद, देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हमारा हो गया ये टॉलिन टेस्ट, ये हमें एसिड दे देता है लास्ट में। अब हमारा फेलिन टेस्ट, ये भी एल्डिहाइड के लिए ही होता है। जब तुम एल्डिहाइड में 2Cu2+ और 5OH डालोगे तो तुम्हारे पास ये RCO- कार्बोक्सिलिक सॉल्ट देता है। और जब इसी में तुम आगे इसको पानी पिला दोगे, हमने इसको आगे पानी पिलाया, लो पिला दिया पानी, तो क्या बना हमारे पास एसिड आ जाएगा हमारे हाथों में, RCOOH, ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे, जो कि हमारे पास हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, इसमें मैंने ये लिख दिया था, कीटोन्स के लिए होता है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? ऐसे तो ये टेस्ट ना एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए होता है और अल्कोहल के लिए भी होता है। किसके लिए? ये एल्डिहाइड के लिए तो होता ही होता है, कीटोन के लिए भी होता ही होता है, और साथ में अल्कोहल के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। तो अब हम अगर इसमें हमने लिया ये क्या, ये कीटोन लिया, कीटोन में जब NaOH डालेंगे, अब ये NaOH क्या होता है? NaOH में जब तुम NaOH में क्या तुम I2 डालोगे तो तुम्हारा बनता है ये NaOX, ठीक है, आई बात समझ में। तो जब तुम कीटोन में इसकी रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा? तुम्हारा बनेगा पहले कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, ठीक है, क्या बना ये है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, और साथ में इसके बनता है तुम्हारा येलो PPT। क्या ये क्या है? ये तुम्हारी येलो PPT, ठीक है, येलो PPT मिलेगी। ये यही कंफर्म करेगा तुम्हारा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है, युग्म। और हाँ, इसकी मतलब इस ऑक्सीडेशन की पहचान होती है कि तुम्हारे पास कीटोन में एक फ्री मिथाइल होना चाहिए। वो मतलब फ्री मिथाइल मतलब ऐसे समझो कि आगे उसकी कोई चेन ना हो, जैसे R है, R तो कुछ भी हो सकते हैं ना, कितनी ही लंबी चेन ले लेंगे हम, लेकिन तुम्हारे पास एक लेफ्ट या राइट में एक फ्री मिथाइल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है ऑक्सीडेशन की। बाकी याद रखना कि ये टेस्ट तीनों के लिए होता है, हम एल्डिहाइड के लिए भी लेते हैं, कीटोन के लिए भी लेते हैं, और साथ में अल्कोहल के लिए भी लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ रिडक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड। तो अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक और बात, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना तो ये एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आ जाओ तो देखते हैं, जब हम एल्डिहाइड में ना OH डालेंगे तो अब देखो OH तो बेस है ना, तो जाहिर है तो OH बेस है तो H+ निकालना चाहेगा, है ना। तो जब तुम बेस से इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, और इधर शिफ्ट हो जाएगा, कुर्बानी दे देगा, और ये क्या बनेगा? ये हमारा है क्या? ये हमारा कार्बो अनायन, ठीक है, ये हमारा है ये कार्बो अनायन, ठीक है। अब जब तुम कार्बो अनायन, जो कि ये रेजोनेंस में चलेगा, अब कार्बो अनायन के बाद जब ये बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद ये तुम्हारा ये बन जाएगा इनोलेट। ये है तुम्हारा इनोलेट, जो कि होता है स्टेबल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस चलता है, इसलिए ये स्टेबल होता है, ठीक है। आए बात समझ में। अब जब तुम दोबारा इसमें अपने एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाओगे, है ना, जब तुम इस रिएक्टेंट में दोबारा एल्डिहाइड डालोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा, इसके साथ ये अटैक करेगा और ये तुम्हारा ये अल्फा हाइड्रोजन में जुड़ जाएगा। फिर तुम इसमें H2 डालोगे तो एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जिससे कि ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे तो O- रहता, लेकिन जैसे ही तुम उसमें OH डालते
मतलब H2O डालते तो एक मॉलिक्यूल पानी का निकल जाता, तो ये तुम्हारा OH में बदल जाता, और जब तुम इसकी हीट दे देते तो ये तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता, जिसको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। एक और बात रखना, अगर तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उस रिएक्टेंट में तो तुम्हारा ये एल्डोल पॉसिबल नहीं होगा। आई बात समझ में। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। अब ये कैनिज़ारो क्या होती है? कैनिज़ारो रिएक्शन वो होती है जिसमें इस रिएक्शन में साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही साथ रिडक्शन भी होता है। आई बात समझ में। ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट रहता है और एक रिडक्शन का प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, ये होती कैनिज़ारो की पहचान। और इसको ना डिसएप्रोप्रिएशन वो एग्जाम्पल के लिए भी लेते हैं। ठीक है, तो जब तुम फॉर्मेल्डिहाइड लोगे, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड ही तो है। जब तुम फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। उसमें जब तुम हीट दोगे, फॉर्मेल्डिहाइड में जब तुम हीट दोगे और कंसनट्रेटेड कोई KOH डालोगे, और हाँ, ये कंसनट्रेटेड KOH ना 50% होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। जब तुम इसमें KOH डालोगे तो एक मॉलिक्यूल तुम्हारा कर देगा ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल कर देगा रिडक्शन। ये क्या है तुम्हारा? ये हमारा, मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये क्या है तुम्हारा? ये हमारा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। और ये तुम्हारा क्या है? ये हमारा अल्कोहल है ना। ये हमारे पास क्या हमारे मिला? हमें अल्कोहल। ठीक है, चलो नेक्स्ट साइड में आओ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की ना नॉमेनक्लेचर बहुत इजी होती है। ठीक है, एसिड की नेमिंग है तो इजी तो होती है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं इसमें। आप मैंने ये टेबल डाल दी है, बाकी ये इसके कॉमन नेम हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए। एक ये कैप्रोइक एसिड का पढ़ लेना, मतलब याद कर लेना। ठीक है, ये तो प्रोपेनिक हो गया, एसिटिक। ऐसे तो ये वाली पूरी लिस्ट ही ज़रूरी है, तो ये अच्छे से देख लेना, रीड मार लेना इसकी। ठीक है, बाकी हम ना अब इसके थोड़े 1-2 एग्जांपल ले रही हूँ, बस ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, जगह तो है नहीं इसमें। अच्छा यहाँ चलो, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, इसमें एग्जांपल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लें, मतलब एग्जांपल। पहला एग्जांपल है हमारे पास, कुछ ऐसा ले लें। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे? इधर से या उधर से? जाहिर सी बात है ना, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है तो यहीं से करोगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बता, 2 पे मिथाइल है और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो लिखो 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? पहले तो ये साइकिल चेन, मतलब ये साइकिल है तो हम साइक्लो लिखेंगे। 2 मिथाइल साइक्लो, कितने कार्बन है? 5 है तो पेंटेन हो जाएगा। पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। ठीक है, आगे 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट लिख दो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हो गया है हमारा IUPAC का। अब दूसरा एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ ऐसा बेंजीन रिंग वाला। मेटोल जोड़ देते हैं हम, CH2 और एंड में। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे तुम बताओ? ऑब्वियसली नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम। 1 2 3 पे बेंजीन जुड़ी है। ठीक है, मतलब वो फिनाइल ही बढ़ते हैं इसको, तो 3 फिनाइल। ठीक है, कोई और फिनाइल के अलावा कोई साइकिल तो है नहीं, तो उसमें हम साइकिल नहीं लिखेंगे। अब कितने कार्बन है? 3 है। 3 का होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब आगे इसके लिए क्या लगाते हैं हम? इसके लिए लगाते हैं हम ओइक, है ना, तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आई बात समझ में। हमने ओइक क्यों लिया? क्योंकि ये जो कार्बन हमारा ये Hg था, यहाँ पे इस Hg का कार्बन काउंट हो रहा था, इसलिए हमने ओइक लिया। अब जो कि पहले वाले एग्जाम्पल में, कहाँ गया? अरे हाँ, पहले वाले एग्जाम्पल में ये जो है ना,
इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा। स्पेशल प्रीफिक्स वाली थी, है ना। तो आई बात समझ में। इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा था तो हम OH नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे इसका कार्बन काउंट हो रहा था नीचे में, तो इसलिए हमने जो है प्रोपेनोइक एसिड लिखा है। चलो आ जाओ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ये हो गई। ठीक है, अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है ये। अब हम ना प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका भी बहुत, ये इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन बहुत ईजी है, ठीक है, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा। तो पहले क्या है, पहले हमारा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल से या एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल में एल्कालाइन KMnO4 और H3O प्लस हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास हमारा बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो मैंने बोला था ना कि तुम्हें इसकी रिएक्शन एज अ फैक्ट ही याद करना पड़ेगा। तो इनको ऐसे ही याद करो कि जब तुम प्राइमरी अल्कोहल में एल्कालाइन KMnO4 डालोगे तो हमें एसिड मिल जाएगा, ठीक है। अब जो कि ये एल्कालाइन KMnO4 ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, तो डायरेक्ट ये वन सिंगल स्टेप रिएक्शन में तुम्हें एसिड निकाल के दे देगा। सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड है हमारा फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब जब तुम एल्काइल बेंजीन में, ये क्या है तुम्हारा टोलुइन है ना, जब तुम एल्काइल बेंजीन टोलुइन में KMnO4 और KOH डालोगे और हीट दोगे तो तुम्हारे पास भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी। अब देखो कितनी बड़ी चेन हो, कितनी। अब देखो एक और चीज़, अब जैसे यहाँ पे CH3 से ना एक ही कार्बन है। अब यहाँ पर चाहे 12 हो, चाहे नहीं 12 तो नहीं, ज़्यादा लंबा चलेंगे, जैसे मेथड प्रोब्यूट कितने भी कार्बन हो, चाहे 6 हो चाहे 7 हो, जितने भी हो, तुम्हारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आना ही आना है, ठीक है। ये ज़रूर आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा इधर, ठीक है। अब देखो तुमने टॉलिन में जब तुम KMnO4 KOH डाला तो तुम्हारा क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। इसी तरह अच्छा एग्जाम्पल भी तो लिया मैंने बताने के लिए। तो ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा नीचे। अब देखो कितनी लंबी चेन दिखी है, 3 कार्बन की चेन है, लेकिन मिला तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही ना। आई बात समझ में। अब आ जाओ फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइंस। तो जब तुम साइनाइड में H+ या OH- डालते हो एसिड या बेस, और उसके बाद उसमें H2 डालते हो तो तुम्हारे पास तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। अब अगर तुमने H+ और O एसिड या बेस में से डालोगे तो पहले तो तुम्हारा बनेगा RCOO-, ये तो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनेगा। देन उसके बाद तुम इसे पानी पिला दोगे तो OH बन जाएगा एंड में, ठीक है। ये एग्जांपल ले लिया हमने। ये हमारा अमाइड है। अमाइड की जब तुम उसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे और इसको हीट दोगे तो ये अमाइड तो पहले से ही अमाइड तो पहले से ही डेरिवेटिव होता है ना। तो देन उसके बाद तुम उसको H+ कर दोगे, एसिड बेस रिएक्शन करा दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा बन गया ये एसिड ऑब्टेन हो जाएगा, तुम्हारा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, अब आते हैं हम अपनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या है, अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल करता है कार्बन पे। और जब ये कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल करता है उसके साथ हम ये ड्राई ईथर लेंगे और हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मिलता है सीधे चुपचाप कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, ठीक है। क्या मिला हमारे पास, ये मिला कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। और जब इसमें हम पानी डाल देंगे तो हमारे पास बन जाएगा हमारा क्या, एसिड, क्योंकि एसिड ऑब्टेन कर लेगा ना फिर, ठीक है। समझ आ गया। बाकी तुम इनके सबके रिएजेंट्स याद करके चलो, रट्टा मारो, ठीक है। अब आ जाओ हमारा क्या है, फ्रॉम एसाइल हैलाइड। तो जब हम एसाइल हैलाइड में, या तो तुम पहले इसके एसिड बेस रिएक्शन करा लो, एसिड बेस रिएक्शन कराओगे जब तो तुम्हारे पास ये एसिड हैलाइड बन जाएगा। H2OH- की जब रिएक्शन कराओगे तो ये तुम्हें बन जाएगा एसिड हैलाइड, ठीक है। फिर एसिड हैलाइड में जब तुम पानी डालोगे तो तुम्हें, ये तो देखो पानी डालोगे तो क्लोरीन निकल जाएगा, है ना, क्लोरीन निकल जाएगा और H2 आके अटैक कर, मतलब H2 जुड़ जाएगा, क्लोरीन एक H के साथ मिलके HCl बना देगा, ठीक है। और बाकी बचा एक H तो वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा बन गया एसिड और साथ में HCl, ठीक है। अब आते हैं अपने 6 पॉइंट में, जो कि फ्रॉम एस्टर। तो जब तुम एस्टर में, ये देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, इसके साथ एक एसिड बनता है और एक अल्कोहल बनता है। तो जब तुम एस्टर में H3O+ की रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारा बनेगा एक क्या, बेंजोइक एसिड और साथ में अल्कोहल, ठीक है। एस्टर वाली भी मतलब पूछी जाती है ये।
बाकी अब आ जाओ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम NaOH या NaHCO3 डालोगे, क्या है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट, जब डालोगे सोडियम डालो तो तुम्हारे पास वही कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलेगा। अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो तुम्हें सॉल्ट मिलेगा, और अगर तुम सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो सॉल्ट मिलेगा, लेकिन साथ साथ इसके साथ बनेगा तुम्हारा CO2 और H2O। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लिया था मैंने, कंपेयर एसिडिटी। तो अच्छा मुझे बताओ एसिडिटी किसके साथ बढ़ती है। आपने GOC पढ़ा होगा ना, तो GOC में हम क्या पढ़ते हैं, एसिडिटी किस में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, बताओ एसिडिटी किसकी ज़्यादा होती है, बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की रहती है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ज़्यादा रहती है, डोनेटिंग की कम रहती है। अब अगर तुम्हें कहीं पे भी एसिडिटी कंपेयर करने को आ जाए ना, तो पहले तुम देखना कि वो जो ग्रुप उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। तो इसकी एसिडिटी तो कम रहती है और बेसिसिटी बढ़ती है ना, तो इसकी कम रहेगी। और यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ना, तो इसकी बेसिसिटी क्या रहेगी, इसकी एसिडिटी रहेगी ज़्यादा। और ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिक इनमें से। तो सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी पहले बताओ मुझे, सबसे पहले रहेगी C की, क्योंकि उसमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देन उसके बाद B की, ठीक है, और उसके बाद आएगी A की क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। अगर बेसिसिटी पूछता तो इसकी सबसे ज़्यादा होती है और इसकी सबसे कम। ठीक है, तो एसिडिटी और बेसिसिटी वाले कॉन्सेप्ट अपने जो है स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं दोनों से आते हैं, चाहे किसी भी चाहे किसी भी एग्ज़ाम पे उठा के देख लो। अब आ जाओ इस पे, क्या है ये, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। इसमें क्या होता है, इसमें ना जब तुम फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड निकालते हो तो ये इसमें 2 मॉलिक्यूल मिलकर वाटर निकाल लेते हैं और लास्ट में क्या बन जाते हैं हमारे, एनहाइड्राइड। तुमने जब फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड कहीं पे भी आ जाए तो समझ जाना तुम्हें चाहिए इसके जैसे 2, जब देखो यार यहाँ मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए ना, तो तुम 2 मॉलिक्यूल को आमने सामने करो, ठीक है, उसका एक OH निकाल लो और जहाँ से ये O है इसके साथ जोड़ दो, बस। मैं ऐसे याद करती हूँ। अगर कहीं भी फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड लिखकर आ जाए, वैसे तो नहीं लिखेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, लेकिन कहीं पे भी H2O निकालने को बोल दे या फिर आपको बोल दे कि एनहाइड्राइड बनाओ, है ना, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, तो कैसे बनाओगे, इसके 2 मॉलिक्यूल लो और H2O निकाल दो उसका, तो हमारे पास बन जाता है हमारा एनहाइड्राइड। ठीक है, अच्छा इसके ना रिएजेंट भी हैं, इसके रिएजेंट लिख दूँ मैं, H+, याद रखना H+ हीट, और या फिर तुम ले लो P2O5। ये किस लिए होती है, ये मतलब ये किस लिए होती है, ये है एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, क्या है ये, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हो गया, अब आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि हमारा एस्टेरिफिकेशन। अब एस्टेरिफिकेशन क्या, अब आप तो सोच रहे होंगे ना कि अभी तो हमने एस्टर वाला पढ़ा था ना, ये फिर इसमें फिर से क्यों आ गया। तो ये एस्टेरिफिकेशन थोड़ा अलग है, क्यों, क्योंकि हम पहले एस्टर से हम एसिड बनाते थे। इसमें क्या होता था, हम वो एसिड से कुछ बनाते हैं, एसिड से कुछ और बनाते हैं। अब वो क्या बनाते हैं वो हम बताएंगे। हम एस्टर में क्या करते थे, फिर से बताओ, हम एस्टर में एसिड बनाते थे। अब हम इस रिएक्शन में एस्टरिफिकेशन में क्या करेंगे, हम एस्टर से एसिड से वापस एस्टर बना लेंगे। आई बात समझ में। तो जब हम एसिड में अल्कोहल डालेंगे, ये क्या है हमारा, ये हमारा एसिड, ये एसिड में जब हम डालेंगे अल्कोहल, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, याद रखना। तो जब एसिड में अल्कोहल डालेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा एस्टर। ठीक है, आई बात समझ में। एस्टरिफिकेशन और एस्टर में फ़र्क याद रखना, आई बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या है, रिएक्शन विद PSL5, PCl5, PCl3 और SOCl2। जब तुम एसिड में ये तीनों रिएजेंट डालते हो, या तो ये क्या बनता है तुम्हारा,
तुम्हारा बनता है एसिड हैलाइड। क्या बनता है तुम्हारा बनता है एसिड हैलाइड, दोनों में, ठीक है, मतलब तीनों में। या तो तुम PCl5 डालो या PCl3 डालो या SOCl2 डालो, तुम्हारा एसिड हैलाइड ही बनेगा। तीनों में सेम बनता है। आई बात समझ में एसिड से। अब आ जाओ एक एग्जांपल कर लें। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिया है मेथेनोइक एसिड, इसमें हमने डाला SOCl2, तो हमारा क्या बनेगा, हम तो जानते हैं ना, हमने तो पढ़ा हुआ है कि हमारा एसिड हैलाइड बनता है, तो डायरेक्ट एसिड हैलाइड डाल दो। जहाँ तुम ये रिएजेंट देखो, क्या तुम एसिड के साथ अगर ये रिएजेंट देखो डायरेक्ट लिखो क्या, एसिड हैलाइड, ठीक है, दो हमारा बन गया एसिड हैलाइड। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, ये लास्ट है, ठीक है। तो अब आता है हमारा रिएक्शन विद NH3। अब जब तुम एसिड में अमोनिया डालोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, जब तुम एसिड में अमोनिया डालोगे तो तुम्हारा बनेगा पहले सॉल्ट। क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा सॉल्ट। और सॉल्ट को जब तुम स्ट्रॉन्ग हीट दे दोगे तो तुम्हारा बन जाएगा ये अमाइड। ठीक है, फिर से क्या, फिर से एक और बात, जब तुम एसिड में अमोनिया डालोगे तो तुम्हारा बनेगा सॉल्ट, और जब तुम सॉल्ट की स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराओगे तो तुम्हारा बन जाएगा ये अमाइड। ठीक है, लिख दो, एक काम करो यहाँ पे ना लिख देती हूँ, ये क्या है हमारा, ये हमारा अमाइड। ठीक है, फिर से अब अगर तुम पैथेलिक एसिड में, ये क्या है तुम्हारा, ये पैथेलिक एसिड है, जब तुम पैथेलिक एसिड में फिर से मतलब ये दूसरा मतलब है इसका, जब तुम पैथेलिक एसिड में अमोनिया डालोगे तो तुम्हारा बनेगा सॉल्ट, और जब तुम सॉल्ट की स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराओगे तो तुम्हारा बनेगा अमाइड। अच्छा, ये ना अमाइड की ना तुम अगर फिर से स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा दिए, ठीक है, क्या फिर से तुमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा दी तो तुम्हारा NH3 निकल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, एक सुंदर सुंदर सा कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं उसको, थैलीमाइड। बना दो, ये थैलीमाइड कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। लो, ये बन गया तुम्हारा थैलीमाइड। ये होता है हमारा थैलीमाइड, ये होता है हमारा अमाइड, और ये होता है हमारा सॉल्ट। ठीक है, जब तुम इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग फिर से करा दो तो तुम्हारा NH2 एक NH3 निकल जाता है और तुम्हारा बन जाता है ये थैलीमाइड। ठीक है, अब आ जाओ अपना नेक्स्ट पे, क्या है ये 6 नंबर, ये हमारा रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या आता है, रिडक्शन करने पे जब हम एसिड का रिडक्शन करते हैं तो एसिड कन्वर्ट हो जाता है किस में, एल्कोहल में। इसका रिएजेंट क्या होता है, इसका रिएजेंट है LiAlH4 या फिर ईथर और साथ में उसके हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब तुम या तो ये रिएजेंट ले लो या फिर तुम एसिड में क्या डाल दो, डाइबोरेन। क्या है ये, B2H को क्या कहते हैं, डाइबोरेन, तो भी तुम्हारा जो है RCH2OH अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये दोनों रिएजेंट याद रखना एज अ रिडक्शन मेथड में। ठीक है, अब अगला क्या है तुम्हारा 7th में तुम्हारा डिकार्बोक्सिलेशन। जब तुम ये देखो, डिकार्बोक्सिलेशन को बोलते हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये क्या है, ये क्या है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो इसमें जब तुम NaOH और CO की रिएक्शन कराओगे विद हीट तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा RH बन जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल भी है ये, जब तुम इसमें NaOH हीट डालोगे तो तुम्हारा बेंजीन निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगी एक, है ना, इसमें यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी और तुम्हारा आ जाएगा सिंपल बेंजीन। ठीक है, ये होता है हमारा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। अब आ जाओ हेलोजिनेशन में। हेलोजिनेशन रिएक्शन को ये इसके रिएजेंट देख के क्या याद आ रहा है, जल्दी बताओ। ये एक रिएक्शन होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। ठीक है, अब जब तुम इसकी रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन तुम हेलोजन और रेड फॉस्फोरस से कराओगे और उसमें H2O बाद में डालोगे, पहले तो सॉल्ट बनेगा, उसके बाद H2O डाल दोगे तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा क्या, ये बन गया तुम्हारे पास SO। क्या है ये, तो अब आते हैं अपनी हेलोजिनेशन पे। तो जब हेलोजिनेशन में तुम H2 रेड फॉस्फोरस और बाद में H2 डालोगे तो तुम्हारा बनता है ये कंपाउंड। इसमें क्या होता है, तुम अल्फा, ये जो अल्फा कार्बन है ना यहाँ पे, ये क्या है हमारा, ये अल्फा कार्बन है ना। अल्फा कार्बन की जब रिएक्शन तुम H2 रेड फॉस्फोरस से कराओगे तो एक हेलोजन यहाँ जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन अलग हो जाता है। ठीक है,
क्या है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हट जाता है ना, एक हाइड्रोजन हट के एक हेलोजन ऐड हो जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है बाद में, ठीक है। और इस रिएक्शन का एक नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ हमारी लास्ट, क्या है हमारा, रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम क्या लेते हैं, बेंजोइक एसिड लेते हैं। बेंजोइक एसिड में हम डालते हैं क्या, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो क्या बनता है हमारा, यह हमारा बनता है, मतलब क्या होता है ना, जब तुम कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डालोगे तो तुम्हारा NO2 मेटा पे जाके जुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इसलिए NO2 मेटा पे जाके जुड़ता है। इसी तरह अगर तुम एक और देखो, ये एक रिएजेंट ये हो गया, और एक होता है Br2FeBr3। जब तुम बेंजोइक एसिड में जब तुम Br2FeBr3 डालोगे तो तुम्हारा ब्रोमीन भी मेटा में जाके जुड़ जाता है, बस इतना रहता है इसमें, ठीक है। तो ये 9th वाला समझ में आ गया। बाकी अब हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शंस पढ़ ली हैं, तो हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में कर देना शेयर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।